नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी जवान फैमिली को। और ये जो आज मैं कहानी लेकर आया, इट इज़ एक्चुअली ये स्टोरी जो है मेरी फैमिली बहुत बार कह रही थी कि सर प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए। जनरली मैं आप लोगों को बाकी सारी स्टोरी सुनाता हूँ, बट ये थोड़ा-सा अलग फैक्ट है, तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी को मैं खुद ही कवर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली बांग्लादेश जो जल रहा है और जिसके वजह से एक कुछ गलतियों के वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है। इट इज़ ऑल समथिंग। मैं ये कहना नहीं चाहता कि कौन इसमें सही है, कौन गलत है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट मैं एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूँ और मेरी राय जो भी होगी, ये मेरे शब्द होंगे। यदि मैंने कोई गलती कर दी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन के समान है और अभी तक जितना सपोर्ट किया इससे मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ 31 जुलाई की। 31 जुलाई को जो जो एक्टिविटीज़ हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 31 जुलाई को हमारे जो एम्बेसी है, जिसके अंदर हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर प्रणय वर्मा बांग्लादेश में, उनको एक फ़ोन कॉल जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि मैडम शेख हसीना उनसे मिलना चाहती हैं। जैसे ही प्रणय वर्मा जी को फ़ोन जाता है, प्रणय वर्मा जी वहाँ से तत्काल उनसे मिलने के लिए कूच कर देते हैं। उसके बाद वहाँ सारा अरेंजमेंट रहता है। प्रणय वर्मा जी आप जानते हैं वो इंडिया के हैं, तो इनकी अलग ही खातिर-बातिर होती है। बहुत इंडिया और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत घनिष्ठ है, बहुत प्यारे संबंध हैं बिकॉज़ बांग्लादेश जो है टूटा है पाकिस्तान से, सो पाकिस्तान से जो नहीं जुड़ा वो इंडिया के लिए अच्छा है। सो बांग्लादेश में जो मीटिंग हो रही थी तो प्रणय वर्मा जी गए और मैडम शेख हसीना से उनकी मीटिंग फिक्स हुई। शेख हसीना जी आई और फिर इन दोनों के बीच में बात हुई। मैडम ने इनको बताया कि जैसे हालात अभी चल रहे हैं बांग्लादेश के, इस हालात में और भी बुरा हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स या जो भी उग्रगामी हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, दे कैन कम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, रेसिडेंस, वहाँ अटैक कर सकते हैं। इवन पार्लियामेंट पे भी अटैक कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी जान को खतरा भी है। मेरे इंटेल के हिसाब से मुझे भी जान से मार सकते हैं। तो आई नीड हेल्प बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है कि इस ग्रुप में स्टूडेंट्स जब तक होते तब तक तो ठीक था, बट इस स्टूडेंट्स के बीच में अब जो है यहाँ के पॉलिटिकल जो एंटी सोशल पार्टीज हैं एंड स्टूडेंट्स यूनियन के जो भी लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, जो कि अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो आई नीड हेल्प। अब बात हो गई। इसके बाद मैडम ने एक मीटिंग बुलाई, वहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनसे मीटिंग बुलाई और सिचुएशन के बारे में बताया और कहा कि व्हाट कैन बी डन टू होल्ड दिस एक्टिविस्ट, थोड़ा कंट्रोल कर सके इनको। उनके मिनिस्टर में किसी ने सुझाया कि मैम आप 3 दिन का अवकाश दे दीजिए, इससे क्या होगा कि जो भी एक्टिविस्ट हैं थोड़े ढीले पड़ जाएंगे और हमारे पास थोड़ा समय होगा, हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। सो 31 के बाद 1, 2, 3 और 4 तारीख को आप जानते हो कि क्या हो गया। वो उग्र हो चुके थे। वो उन्होंने स्टूडेंट यूनियन ने 4 तारीख को पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पे अटैक करने के, कूच करने के लिए आह्वान कर दिया था। इससे मैडम बहुत डर गई थी। उन्होंने फौरन अपने आर्मी चीफ को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि प्लीज़ यूज़ द आर्मी। और अब पुलिस के भरोसे नहीं जी सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 तारीख को अटैक कर चुके हैं, जिसमें करीबन बहुत लोगों की जानें जा चुकी। वन ऑफ द ब्लडीएस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। तो आर्मी चीफ जो कि वकारुज्जमान है, मैं आपको उनके बारे में थोड़ी ब्रीफ दे दूं। वकारुज्जमान जो है वो इनके रिश्तेदार हैं।
तो लोग बांग्लादेश में कहते हैं कि यदि वकारो जमान यदि मैडम के रिश्तेदार नहीं होते तो आर्मी चीफ ना होते, क्योंकि ये फूफी के बेटी के पति हैं, जिसके वजह से वकारो जमान जो है उनके दिल में मैडम के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। और वैसे देखा जाए तो यदि खालिदा जिया यदि छोटी होती तो इनको जीजा कहती। वकारो जमान कहते हैं कि मैडम यदि मैं आर्मी तो यूज कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन और भी बुरी हो जाए, और यदि बुरी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैडम ने इस बात सुनी, मैडम ने सिचुएशन के एसेस किया, तो कहा कि अब क्या करना चाहिए। वकारो जमान ने कहा कि मैडम यदि हम आर्मी यूज करेंगे तो बहुत बुरा हो सकता है, इसके अलग परिणाम निकल सकते हैं जो कि बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैडम मेरे लिए सुझाव यही है कि जैसा कि आपको दिल्ली ने कहा है, आप दिल्ली चली जाइए और अपनी जान बचाइए। मैं आपको 40 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपको एक फ्री एक्सेस देता हूं। आप इंडिया की तरफ फ्लाई ऑफ कर जाइए। ये सुझाव मैडम को बहुत पसंद आया, बट वकारो जमान ने कहा कि मैडम आप यहाँ से फ्लाई करें, उससे पहले आपको रिजाइन करना होगा, जो कि खालिदा जिया नहीं चाहती थी कि वो रिजाइन करे, बट मजबूरी ये आ गई थी कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा, और सॉरी रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रिजाइन कर दूंगी, बट जाने से पहले मैं देश के नाम एक संदेश संदेश देना चाहती हूँ। बट वकारो जमान ने कहा कि मैडम यदि आप वीडियो संदेश देंगी तो ये गलत होगा, क्योंकि लोग आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज हैं, और यदि आप ये मैसेज देंगी तो हो सकता है कि इट कैन बैकफायर। मैं ये जो मैसेज है मैं आपको ये जो मैसेज है मैं पब्लिक को आपके तरफ से दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ से अभी जितने भी सामान जो भी आपको ले जाना है आप सामान पैक कीजिए और आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैडम ने वैसा ही किया, मैडम को रिजाइन करना पड़ा। मैडम को स्पीच देने नहीं दिया गया, लास्ट स्पीच जो उनको देना था वो देने नहीं दिया गया, और वो वहाँ से 40 मिनट का जो एक्सेस पास मिला था, शी टुक द बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो उन्होंने लिया। उसके बाद शी फ्लोन ऑफ 30 मिनट्स के बाद वो इंडिया के सरहद पे थी। जैसा कि वकारो जमान एक ऐसे आर्मी चीफ है जिनके रिश्ते जो है इंडिया से भी बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया में जब बांग्लादेश का प्लेन जाता है या हेलीकॉप्टर जाता है, इतनी आसानी से कैसे जा सकता है। इट इज ऑल द रिलेशनशिप ही हैज गॉट विद द इंडियन काउंटर पार्ट, जिसकी वजह से इनको आसानी हुई। सो बेगम खालिदा जिया भाग गई, या तो कहें कि भाग गई या भागना पड़ा। ये क्या ऐसा हुआ था जो कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर को उनके ही देश से सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। अभी तो बातें बहुत सी होंगी, लोग कहेंगे कि यार ये स्टूडेंट यूनियन के वजह से हुआ, स्टूडेंट के वजह से इनको भागना पड़ा, बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन मैं कहूं बेगम खालिदा जिया बेगम मैडम शेख हसीना ये इंडस्ट्री ये एक ऐसा मूवमेंट था कि इसमें स्टूडेंट्स ने ये आंदोलन स्टार्ट की थी। इसमें बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक देश के प्राइम मिनिस्टर को उसकी गद्दी से उतार कर उसे खदेड़ने का जो जिम्मा स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उसमें से 3 जो मुख्य नाम हैं वो है
नाहिद इस्लाम, जो कि आपके स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी है। दूसरा नाम है आसिफ महमूद, और तीसरा जो है अबू बकर मजुमदार, जो तीनों है ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि जो केस था, बहुत दिनों से एक केस चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर, एक पिटीशन जाहिर हुई थी। आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ जो रिजर्वेशन कोटा है, वहाँ यहाँ देश इंडिया में जो होता है रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे होता है, बट बांग्लादेश में उल्टा है। बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के हिसाब से नहीं, वो रिजर्वेशन अमीरी गरीबी के हिसाब से नहीं। वहाँ एक जो मोटा वर्ग है, जैसे 30% रिजर्वेशन जो है वो फ्रीडम फाइटर के फैमिली के मेंबर्स के लिए है। और जो ये पिटीशन डाली गई थी वो डाली गई थी इसके खिलाफ। हाई कोर्ट में ये मामला चला। हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, और इन्होंने जो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है, जो पूरी आर्ग्यूमेंट्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स के बेस्ड पे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, ये गलत है सरासर, क्योंकि जो सिचुएशन पहली थी अब वो सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए ये जो कोटा, जो 30% का कोटा है, ये नहीं होना चाहिए, और उसने इसको रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद वहां के लोगों में हर्षोल्लास था, बट शेख हसीना ने पहली गलती यही कर दी। पहली गलती ये थी, इन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, और ये जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास आर्ग्यूमेंट हुई, जजमेंट गई, तो इस पे रोक लगा दी गई कि नहीं, ये गलत है, इसको बहाल किया जाए। और बहाल, जैसे ही बहाल की बात हुई और इसका जो अनाउंसमेंट होना था, इसके जो आर्ग्यूमेंट के जो अनाउंसमेंट या जो कहते हैं जिरह करना था, वो 7 जुलाई को होना था। लेकिन उससे पहले ही ढाका यूनिवर्सिटी में और ही मूवमेंट चालू हो गया। इसमें जो नाहिद इस्लाम है, उन्हें कहा कि ये सरासर गलत है। रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिए जाए? ये जो 30% का जो रिजर्वेशन है, जो समय पहला था वो अब नहीं है, ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और जो ये कहते हैं कि आंदोलन की जो बीज है वो ढाका यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई, और जो आंदोलन था ये बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, जैसे कि अन्य देशों में या अन्य वर्ग इंडिया में भी आंदोलन होता है। स्टूडेंट ज़्यादा हिंसक नहीं होते, वो शांति से आंदोलन कर रहे थे इस जजमेंट के खिलाफ। और सीधा सीधा ये जो आंदोलन था वो गवर्नमेंट के खिलाफ था, शेख हसीना के खिलाफ था। शेख हसीना ने अंदर ही अंदर लोगों को अलाउ किया था, अपने जो भी उनके सोर्सेस थे। जब ये आंदोलन चल रहा था, इसी बीच शेख हसीना ने अपने जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नमेंट में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने खबर पहुंचाई कि और बतवाया, चेक करवाया, मैडम शेख हसीना ने इस मूवमेंट के खिलाफ, वो ये जानना चाहती थी कि कौन है इसके पीछे शेख हसीना ने अपने लोगों को बता रखा था और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी कि इस मूवमेंट को कौन चला रहा है, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस मूवमेंट। 20 जुलाई को शेख हसीना ने एक गलती कर दी। जैसा कि वो बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी और वो चेक करवा रही थी लोगों से कि इस मूवमेंट के पीछे कौन है, इस मूवमेंट के पीछे कौन है। जैसे ही उनको पता चलता है कि नाहिद इस्लाम है, 20 तारीख को पुलिस को भिजवाकर उसे उठवा लेती हैं। उठवाने के बाद कहाँ रखती हैं किसी को मालूम नहीं। जब अपने स्टूडेंट लीडर को लोग नहीं पाते, स्टूडेंट्स नहीं पाते, वो पूछते हैं सबसे, पुलिस मना कर देती है
गवर्नमेंट बॉडी मना कर देती है, कोई किसी को मालूम नहीं कि नाहिद कहाँ है। और उसी समय कोई एक इंसान जब नाहिद को लेकर जा रहे थे पुलिस वाले, ये वीडियो शूट हो जाता है और सोशल मीडिया पे, आप तो जानते हो आजकल सोशल मीडिया से कुछ भी छुपा नहीं है, तो सोशल मीडिया पे वो आ जाता है। जैसे ये वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे, स्टूडेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। अब लोगों को पता चल जाता है कि नाहिद को पुलिस ने उठाई है और सरकार का जो झूठ बोलना, पुलिस का जो झूठ बोलना है, वो पता चल जाता है। वो थोड़ी देर की बात थी, वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो 21 तारीख को, 21 जुलाई की बात मैं कह रहा हूं, अब सीधे स्टूडेंट और पुलिस के बीच में था। सरकार भी समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो 21 जुलाई को नाहिद का शरीर जो है, नाहिद जो था, एक नाले के पास बेहोशी की हालत में मिला। जब वो मिला, उसके शरीर पे काफी चोट थी, ऐसा लगा था कि उसको बहुत मारा गया है और बहुत भारी चीज से मारा गया। बहुत चोटें थी, इधर उधर जख्म थे, कटे थे, टूटे थे, फूटे थे, उसका बॉडी अस्त व्यस्त था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसका इलाज हुआ। 5 दिन के बाद, यानी 26 जुलाई को, पुलिस वापस आती है और नाहिद को उठा लेती है। इस बार पुलिस झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मालूम था पिछली बार जो उन्होंने झूठ बोला था उसकी फजीती हुई। बट इस बार उन्होंने रीजन दिया कि नाहिद को दूसरे विंग से डर है, इसलिए हम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जेल ले जा रहे हैं। 27 तारीख को इसी तरह दूसरा जो लीडर है आसिफ को भी उठा लिया जाता है। उसे जिस तरह इसको पीटते हैं वैसे ही ठोकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसका फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं। और मजुमदार जो था, अबू बकर मजुमदार को तो करीबन 19 तारीख को ही उठा ली थी। स्टूडेंट्स को मालूम नहीं, उठा लिया, इसको भी पीटा वैसे ही। तो ये जो सिलसिला था, मारते थे, लेकर जाते थे, मारते थे, लेकर जाते थे पुलिस, तो इस तरह कुछ दिन चलता रहा। 27 जुलाई को आसिफ को उठा लिया गया। उसके बाद उसके परिवार और स्टूडेंट्स जो थे उससे मिलना चाहते थे, लेकिन किसी को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन 29 जुलाई को उसे अलाउ कर दिया गया। और जैसे ही उन्होंने देखा जो हालत थी इन तीनों की, वो बहुत बुरी थी। और एक फोटो इनकी फैमिली को 29 जुलाई को मिलने दिया गया। और थोड़े दिन के बाद एक वीडियो जारी होता है जिसमें ये तीनों की वीडियो रिकॉर्ड होते हैं और वो जारी होता है सोशल मीडिया पे। और सबसे अपील की जाती है, इस अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप इसको, आंदोलन को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि हमारा जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में है और हम 7 तारीख को तक इंतज़ार करते हैं। और जैसे ये मैसेज आता है, सारे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वीडियो में सिर्फ चेहरा आता, वो भी सूजा हुआ चेहरा, क्रोकेट सा सिचुएशन था, बॉडी नहीं दिख रही थी, सिर्फ वीडियो। तो इनको शक हुआ कि ये शायद फेक वीडियो है, या हो सकता है इसे प्रेशर में डाल के वीडियो बनाया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि रिलीज करो, और आंदोलन बहुत उग्र होता है। इनका डिमांड है कि इन तीनों को रिलीज किया जाए। और जो भीड़ थी बहुत हिंसक हो चुकी थी। अब शेख हसीना को समझ में आ गया था कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने रिलीज के ऑर्डर कर दिए। और रिलीज के ऑर्डर, ये शेख हसीना की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जब रिलीज कर दिया तो अब ये तीनों स्टूडेंट्स जो लीडर थे वो आ गए पब्लिक में। और पब्लिक में आने के बाद उनकी पूरी जो कायाकल्प, जो भी
बेसिकली जब इनको रिलीज किया गया तो अब ये तो पब्लिक में आ चुके थे, और इसी में एक अबू बकर ने और नाहिद ने एक स्टोरी लिखी, एक स्टोरी संदेश दिया सोशल मीडिया पे, अपनी कहानी बताई कि कैसे उन्हें उठा लिया गया, कैसे उनसे लोहे के रॉड से उसे मारा गया, और कैसे पुलिस वालों ने इंजेक्शन देकर इनसे कुछ रिकॉर्ड करवाए जिसको ये मालूम नहीं था। इनको तब तक मारा गया जब तक कि ये बेहोश ना हो जाए। और इसी बीच एक फोटो वायरल होता है जिसमें नाहिद इस्लाम की एक फोटो वायरल होती है जिसमें उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता, पूरा बॉडी में लोहे से मारा हुआ है, पूरा चोट लगा हुआ है, बहुत बुरी हालत में उसकी फोटो एक सोशल मीडिया पे तैरती है। और ये फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पे तैरती है, स्टूडेंट बेकाबू हो जाते हैं। और इस बार स्टूडेंट ही बेकाबू नहीं होते, इसमें उसकी तस्वीर देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक स्टूडेंट की क्या हालत कर दी पुलिस वालों ने। इस बार उनके माता पिता और जो भी अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविस्ट थे वो भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है कि एक भीड़ में कुछ उपद्रवी भी जुड़ जाते हैं, वैसा ही मौका इस बार बाकी लोगों का था। और जो है इस बार जो फैमिली के लोग थे वो भी कह रहे थे ये कैसी सरकार है जो हमारे बच्चों पे जुल्म कर रही है, ऐसा कैसा कर सकती है। अब नाहिद बाहर निकलता है थोड़े दिनों के बाद और एक संदेश जारी करता है कि अब तक जो हम लड़ रहे थे वो खुले हाथों से लड़ रहे थे और लाठी से लड़ रहे थे, अब जो लड़ाई होगी वो खूनी जंग होगी। यदि ये सरकार रिजाइन नहीं करती, यदि सरकार नहीं बदलती, सरकार नहीं गिरती, शेख हसीना यदि रिजाइन नहीं करती तो इस बार खूनी संग्राम होगा। और हुआ भी ऐसा ही। शायद आपको मालूम होगा 3 जुलाई का दिन था जो करीबन 100 लोगों की मौत हुई और इसमें 19 पुलिस वाले थे। ये पहली बार हुआ है किसी भी इतिहास में कि एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट के वजह से और एक प्राइम मिनिस्टर की गलती पे गलती करने की वजह से उनको अपनी सरकार गंवानी पड़ी और अपने ही देश से पलायन करना पड़ा जबकि वो उस देश पे राज करती थी। दोस्तों, अभी जो सरकार है उस मोहम्मद यूनुस की सरकार है और ये जो 3 लोग हैं जो लीडर हैं वो भी इस सरकार में शामिल हैं और कहा जाता है कि इन्होंने ही मोहम्मद यूनुस को कहा कि आप सरकार संभालिए, हमारा समर्थन है। तो ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता और मैं किसी को राइट और रॉन्ग नहीं कहना चाहता, बट गलती तो गलती है। आई होप मेरे वीडियो पे अभी तक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।